Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा भैया। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये सुन लीजिएगा, इनके कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करके इसमें मजीद जो मैं ज़रूरी समझता हूँ चीज़ ऐड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में सबसे अहम चीज़ जो हमारे लिए थी वो एक तो प्रोसीजर था प्रॉस्पेक्टस इशू करने का, और उसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट था वो हमारा डेज था। तो डेज मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं कि सबसे अहम डेज जो होते हैं, जो डेट है वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन या डेट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, वो सबसे अहम डेट है हमारी। उसको आपने अपना बेंचमार्क बनाना है, कंसेप्ट इस डेट से समझने हैं। जब हमने एससीसीपी के पास अप्रूवल के लिए जाना है तो जो हमारी प्रपोज डेट है पब्लिकेशन की, उससे कम से कम 21 दिन पहले जाना है। ये कंसेप्ट हो गया पहले का। फिर इसके बाद जब वो अप्रूवल दे दे कमीशन, उसके बाद हमारे पास टाइम है 60 डेज का। हमने अप्रूवल, कमीशन की अप्रूवल के अंदर 60 डेज के अंदर अंदर, कमीशन के अप्रूवल के बाद 60 डेज के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश या इशू करना है। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और जब पब्लिश या इशू करेंगे उसके बाद सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट करनी है। सब्सक्रिप्शन से हमारी क्या मुराद होती है? सब्सक्रिप्शन से हमारी मुराद ये होती है कि हम जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करना कब से शुरू करेंगे। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए वो शुरू कब होनी चाहिए, जरा गौर से सुनिएगा। जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ उसके 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले पहले। फर्ज कीजिए हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया 1 अप्रैल को, तो जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए वो 8 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले पहले होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब होनी चाहिए? मैं स्टार्ट बोल रहा हूं। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब होनी चाहिए? प्रॉस्पेक्टस इशू होने के 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले पहले। अब आपने इसका टाइम क्या रखना है, यानी सब्सक्रिप्शन कब तक ओपन होगी। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, वो 2 या 3 दिन देती हैं कि 1 अप्रैल को इशू किया हमने प्रॉस्पेक्टस, अब हमने 8 से लेके 30 के दरमियान में दिन रखने हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो वो कहती है अच्छा जी 10 से लेके 12 तक सब्सक्रिप्शन होगी, यानी 10 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेके 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये 2 या 3 दिन जो उन्होंने कहे, जो पहला दिन होता है इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कब हुई? वो हमारा 10 तारीख को सुबह 9 बजे। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन कब हुई? 12 अप्रैल को शाम 5 बजे। तो ये दिन कंपनी ने खुद डिसाइड करने होते हैं, 2, 3, 4, 5। ला कहता है इससे मुझे गर्ज नहीं, आप 10 दिन रखें या 2 दिन रखें या 1 दिन रखें। मुझे गर्ज किससे है कि वो जो आपने सब्सक्रिप्शन के लिए पीरियड रखना है वो 7 और 30 दिन के दरमियान शुरू होना चाहिए। भी कंसेप्ट समझ आया? तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ने पहले से डिसाइड किया 15 से 20 अप्रैल होगी तो वो कर सकती है इसको। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने 20 अप्रैल के बाद या 15 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन नहीं करना। लॉ ने उन्हें टाइम दिया हुआ है 7 के बाद और 30 से पहले पहले। अब इसमें से उन्होंने टाइम स्लॉट कौन सी चूज करनी है, ये कंपनी का अपना फैसला होगा। ये समझ आ गई बात की? जी। तो सबसे अहम चीज हमारी क्या होगी? डेट्स। 3 डेट्स अहम हैं। अप्रूवल के लिए कब जाना है? प्रपोज डेट 21 दिन पहले। अप्रूवल के बाद इशू कब करना है? 60 दिन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है। और इशू करने के बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब शुरू करनी है? 7 के बाद और 30 से पहले पहले। जिसको ये कंसेप्ट याद है इसका मतलब है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव से समझ आ गया। जी
पब्लिक सब्सक्रिप्शन खत्म कब होगी? वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी खत्म कब करनी है उसने, वो कंपनी का अपना फैसला होगा। जी और कोई क्वेश्चन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना हुआ विद इन योर केस दैट आंसर, तो फिर कंपनी के पास कोई ऑप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर अचीव ना हुआ हो तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होती हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना हो तो फिर सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने फर्ज कीजिए अगर अंदाजा लगाया 200 मिलियन का प्रोजेक्ट लगेगा, वो 150 मिलियन इकट्ठा हुआ, तो क्या करें? 150 मिलियन से प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें? वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 150 मिलियन हमारे किसी काम का नहीं है, या तो 200 मिलियन काम का होगा या नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नाम ही हमें यह बता रहा है कि वो अमाउंट, ये अमाउंट्स में होती है, रुपीज में, वो अमाउंट जो इकट्ठी होना जरूरी है। अगर ये पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो आप वो काम शुरू कर ही नहीं सकते जिसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया, ठीक है? तो वो वापस करने पड़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी सर अगर 50 मतलब पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करने में 50 डेज हमने चाहिए होते हैं, तो अगर हम 50 डेज बाद करते हैं तो वो जो मतलब सब्सक्राइब करने का प्रोसीजर होता है वो उसी साथ चलेगा या टोटल एक्सपायर हो जाएगा? हमने जो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, क्वेश्चन आपका सही समझ नहीं आया। मैं जो मुझे समझ आया मैं शेयर करता हूँ। आपने कहा कि हमने जो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है वो SCCP की अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर हम 50वें दिन प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो इसके बाद क्या जो सब्सक्रिप्शन का रिमेनिंग प्रोसेस है वो 10 दिन के अंदर अंदर करना है? नहीं, वो जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा प्रॉस्पेक्टस इशू कब करना है, ठीक है? प्रॉस्पेक्टस आप चाहे 60वें दिन इशू कर दें, 60वें दिन इशू कर दें, तो अब जो अगले दिन शुरू होंगे वो प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन डेट से शुरू होंगे। सब्सक्रिप्शन कब ओपन करनी है? देखिए सब्सक्रिप्शन का जो उसने बताया 7 दिन बाद और 30 दिन पहले, ये उसने इश्यूएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस से कहा है, अप्रूवल ऑफ कमीशन से नहीं कहा हुआ, ठीक है? तो वो आपका फिर प्रॉस्पेक्टस की इश्यूएंस डेट से डेज काउंट करने हैं, 7 और 30 वाले। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के कंसेप्ट्स की तरफ चले। आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म, लेकिन इजी था, इसमें कोई बहुत ज्यादा आज के लेक्चर में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। हाँ, कल के लेक्चर में था टेक्निकल कंसेप्ट प्रॉस्पेक्टस वाला, सबसे अहम चीज वही थी इस चैप्टर में। आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? 2 चीजें, एक्सपर्ट स्टेटमेंट टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार और लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस। 3 कंसेप्ट। एक्सपर्ट स्टेटमेंट टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस का मतलब यह है कि अगर आपके प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट इंक्लूड की गई हो तो क्या रूल्स होंगे? फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, कि हमने जितना भी प्रोसीजर पढ़ा उसमें कमीशन ही आया था, रजिस्ट्रार तो कहीं आया ही नहीं, तो क्या रजिस्ट्रार का कोई किसी भी जगह पे कोई रोल है प्रॉस्पेक्टस इशू होने में? और फिर कह रहा है लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रॉस्पेक्टस, अगर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दें तो फिर क्या इसकी कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब की है लॉ ने? ये 3 कंसेप्ट आज हमने पढ़ा, ठीक है? ICAP में किस किस जगह पे मिलेंगे आपको, रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या है वो भी हमने साथ में मेंशन कर दिया। सबसे पहला कंसेप्ट क्या? एक्सपर्ट स्टेटमेंट टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस। देखिए एक्सपर्ट होता क्या है? समटाइम प्रॉस्पेक्टस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कंपनी की मैनेजमेंट सर्टिफाई करवाती है, वेरीफाई करवाती है किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से। जिस तरह आप घर में अगर टीवी देखते हैं तो एड्स वगैरह में आप देखे होंगे, जब कभी टूथपेस्ट की कोई ऐड आती है तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो ये बताने के लिए कि हमारे जो टूथपेस्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी है, किसी ना किसी डेंटिस्ट को, डॉक्टर को जो बिठा देते हैं, जो फिर ये स्टेटमेंट देता है कि जी मैंने अपनी लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट किया है, पता नहीं 150 तजर्बे किए हैं और उसके बाद ये साबित हुआ है कि ये बेहतरीन टूथपेस्ट है। अच्छा मुझे बताइए, 2 सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आप कंज्यूमर, आम कंज्यूमर, एवरेज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर एड फिर भी चलती लेकिन उसमें कोई डेंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड पर्सन ना होता, उसका ज्यादा इंपैक्ट होता या कि किसी एक्सपर्ट के आने की वजह से इंपैक्ट ज्यादा है? एक्सपर्ट के आने की वजह से।
ठीक है, वो पैनाडोल की भी शायद ऐड आती है जिसमें वो कहता है कि जी मुझे अगर पैनाडोल से इतना फ़ायदा हुआ है तो सोचें आपको कितना फ़ायदा होगा। भाई हमें भी उतना ही फ़ायदा होगा, हम खलाई मखलूक हैं क्या? लेकिन वो स्टेटमेंट वो कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए कि भाई एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो सर्टिफाई कर रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह प्रोस्पेक्टस को भी जब इशू किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहती है कि उसे किसी न किसी एक्सपर्ट की तरफ से, उस फील्ड के एक्सपर्ट की तरफ से सर्टिफाई किया जाए। ठीक है, इसको सर्टिफाई करने से क्या होगा, लोगों का प्रोस्पेक्टस पे जो एतमाद है वो बढ़ जाएगा, उनकी रिलायंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर कंपनी ने अपने कुछ फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करवाया और उनकी मार्केट वैल्यू उनकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिख दिया कि जी हमारे पास जो एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो उनकी कॉस्ट से 500 मिलियन ज्यादा है रुपीस। अब ये स्टेटमेंट लिख दे, लिखने को कुछ भी लिख दे, लेकिन अगर उसके साथ वो ये भी लिख दें कि हमारी इस फिगर को जो हमने कहा है 500 मिलियन ज्यादा है, ये एक वैल्यूज हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, इन्होंने सर्टिफाई किया है, इन्होंने वेरीफाई किया है, तो बताइए क्या उसकी रिलायंस, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ नहीं जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। ऐसे बंदे को कंपनीज एक्ट नाम देता है एक्सपर्ट का। इसी तरह फर्ज कीजिए कंपनी के खिलाफ कुछ लीगल केसेस हैं, प्रोस्पेक्टस में रिक्वायरमेंट है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन शो करवानी है, उसमें एक लीगल केसेस वाली बात भी है कि कंपनी के खिलाफ जो पेंडिंग लीगल केसेस हैं ये आपको मेंशन करने चाहिए ताकि इन्वेस्टर को पता हो कल कल को क्या एडवर्स सिचुएशन हो सकती है। अब आपने लीगल केसेस तो लिख दिए, उसके साथ ये भी लिख दिया कि जी इसमें से 8 में से जो है वो हम जीत जाएंगे 8 केसेस में। अब आपने मैनेजमेंट तो ये लिख दिया, लेकिन अगर यही स्टेटमेंट वेरीफाई करवा दी जाए किसी लॉयर से, उससे उसका नाम मेंशन कर दिया जाए कि सर ये हमारे लॉयर्स हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ जो वकील हैं, इन्होंने ये कहा है कि कंपनी इन 10 में से 8 केसेस में जीत जाएगी, तो क्या अब रिलायंस और एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो इस लॉयर को जिसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जाती है, इसको कंपनीज एक्ट ने क्या नाम दिया? एक्सपर्ट का। तो बताइए क्या एक्सपर्ट समझ आ गया आपको क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल, वो कंपनीज एक्ट में वो लिस्ट मौजूद है, मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ 2 की दी, कंसेप्ट समझने के लिए एक भी काफी है कि एक्सपर्ट क्या हो सकता है। वो कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर हो सकता है, वो कोई लॉयर हो सकता है, वो कोई इंजीनियर हो सकता है। अगर कंपनी ने कहा जी हमने फ्रांस से मशीनरी मंगवाई है, ये 500 साल तक चलेगी, फॉर एग्जाम्पल, या जितने भी साल चलेगी, 50 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, इतनी स्टेटमेंट लिख दी, या इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मुल्क में जितनी भी इस वक्त एग्जिस्टिंग मशीनरी है उनसे डबल है, ये स्टेटमेंट अब मैनेजमेंट ने तो लिख दी। मैं अगर सिंपल यूजर होऊंगा, एवरेज यूजर होऊंगा, इन्वेस्टर होऊंगा, तो मैं कहूंगा यार मैनेजमेंट ने मेरे से पैसा लेने के लिए बढ़ा चढ़ा के ये बात लिखी है। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ किसी इंजीनियर की तरफ से सर्टिफिकेट, किसी इंजीनियर की तरफ से स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दी जाए कि मैंने इसको चेक किया और मैनेजमेंट की बात बिल्कुल ठीक है, मशीनरी की लाइफ वाकई इतनी है, मशीनरी की कैपेसिटी वाकई इतनी है, तो मेरी रिलायंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का किस मकसद के लिए हम प्रोस्पेक्टस में यूज करते हैं वो समझ आ गया आपको? कहता है एक्सपर्ट कौन कौन हो सकता है। एक्सपर्ट कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर भी हो सकता है जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करे, एक्सपर्ट कोई लॉयर भी हो सकता है कि लीगल केसेस के हवाले से इंजीनियर भी हो सकता है, एक्सपर्ट कोई बैंकर भी हो सकता है, सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई भी और बंदा लिस्ट दे के उसने कहा मैं ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी वो बंदा जिसका प्रोफेशन उसे इजाजत देता है कि वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके किसी मैटर के ऊपर, उसे हम एक्सपर्ट कहेंगे। अच्छा नोट कीजिए, उसने एक्सपर्ट की डेफिनेशन में एक लफ्ज ऑडिटर का यूज नहीं किया। वो ऑडिट का एक्सपर्ट होता है, वो एक अलहदा एक्सपर्ट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है ऑडिटर, ठीक है, वो एक अलहदा बंदा। तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में कौन कौन से लोग शामिल हैं? वैल्यूअर, लॉयर, इंजीनियर, बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, अकाउंटेंट और कोई भी पर्सन। एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है प्रोस्पेक्टस बनाते हुए? ताकि मैनेजमेंट की स्टेटमेंट को वो क्रॉस वेरीफाई कर सके, कॉरोबरेट कर सके, कंफर्म कर सके
कि मैनेजमेंट ने प्रॉस्पेक्टस में जो बात लिखी है ये बिल्कुल ठीक है। भाई बात समझ आ गई? लॉ क्या हमें इजाजत देता है कि प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें? बिल्कुल इजाजत, कहता कर सकते हैं, लेकिन कहता मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्त। पहली शर्त मेरी ये है कि वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे? कंपनी की फॉर्मेशन से, कंपनी की मैनेजमेंट से। ये ना हो वो कंपनी का ही एम्प्लॉय है और फिर वही स्टेटमेंट दे रहा है। भाई उसने तो कंपनी की बात करनी है। जैसे हमें नजर आ रहा होता है ये डॉक्टर जो है इसको पैसे मिले हैं इसीलिए बोल रहा है, मतलब इमेज है हमारा, वो इंडिपेंडेंट मुफ्त में तो आगे नहीं बैठ गया होगा। तो अगर बताइए कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, और वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्या अब उसकी रिलायंस बनती है? हम तो उस पर रिलाय नहीं करेंगे, उसने तो कंपनी की साइड की बात करनी है। इसलिए उसने क्या कहा कि एक्सपर्ट को, पहली कंडीशन के एक्सपर्ट को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कहता है इस कंपनी की फॉर्मेशन से भी इंडिपेंडेंट हो, इनकॉर्पोरेशन से, और कंपनी की मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट हो। यानी कंपनी का कोई प्रमोटर भी ना हो इनकॉर्पोरेट करते हुए, कंपनी का कोई प्रमोटर भी ना हो, और इसके साथ साथ कह रहे हैं करंटली मैनेजमेंट का भी हिस्सा ना हो। कंपनी बनाने में भी इसका हाथ नहीं, कंपनी चलाने में भी इसका हाथ नहीं, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। तो एक्सपर्ट को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने लिख दिया उस एक्सपर्ट का नाम लेके कि जिसने वेरीफाई किया है, और उस एक्सपर्ट को पता ही नहीं कोई कि मैंने ये वेरीफाई किया फिगर। भाई हो सकता है कि नहीं? हम किसी एक्सपर्ट का जो है वो नाम लेके उस एक्सपर्ट को पता भी नहीं और प्रॉस्पेक्टस में लिख के कह दे इसने वेरीफाई किया। लॉ ने कहा पहली कंडीशन तो इंडिपेंडेंट, दूसरी कंडीशन ये है कि जिस एक्सपर्ट को आपने एंगेज किया है उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दी, आपके पास रिटर्न कंसेंट मौजूद हो रिटर्न में कि हाँ जी मैं इजाजत देता हूं कि मेरा नाम आप प्रॉस्पेक्टस में यूज कर लें इस स्टेटमेंट को लिखने के साथ। ठीक है, कंसेंट भी होनी चाहिए, कंसेंट भी होनी चाहिए उस एक्सपर्ट की। ठीक है, हमारे पास रिटन कंसेंट, ताकि हमारे पास एविडेंस हो कि वाकई हमने उस एक्सपर्ट को इंगेज किया है और उस एक्सपर्ट की रजामंदी के साथ ये स्टेटमेंट इंक्लूड की जा रही है। तो पहली कंडीशन क्या थी? अगर हम एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करते हैं, पहली कंडीशन इंडिपेंडेंट हो, दूसरी कंडीशन रिटन कंसेंट उससे लियो, और फिर हमने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन भी करना है। भाई क्या मेंशन करना है? कि हमने इस एक्सपर्ट से कंसेंट ली है जिसकी स्टेटमेंट है, और इसने ये कंसेंट विड्रॉ नहीं की, कंसेंट वापस नहीं ली। क्योंकि हो सकता है कि पहले तो हमने उससे वैल्यू लगवाई हो प्रॉपर्टी की, उसने समझा कि शायद हमने प्रॉपर्टी को बेचना है इसीलिए उसने वैल्यू लगा दी, हमने प्रॉस्पेक्टस में उसको मेंशन कर दिया, उसे पता चला, उसने कहा नहीं नहीं सर मैंने आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्पस के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं दी कि प्रॉस्पेक्टस में इशू करें। ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो ये समझा था कि आपने इसको बेचना है। तो उस पर्पस जो हमारा इरादा है प्रॉस्पेक्टस में उसको शामिल करने का, एक्सपर्ट को उसे पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी वजह से एक्सपर्ट ने वापस ले लिया अपनी कंसेंट तो फिर हम उसकी कंसेंट को इंक्लूड नहीं करते प्रॉस्पेक्टस। क्लियर हो गई ये बात? तो हमारी 3 कंडीशंस हुई। कौन सी कंडीशंस हुई? 3। पहला, एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा उससे रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन करनी है। किस चीज की रिटर्न कंसेंट? कि भाई अपनी एक्सपर्ट जो स्टेटमेंट है उसके साथ मेरा नाम अटैच कर दीजिए। और तीसरा, प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करना है क्या कि हमने कंसेंट ऑब्टेन कर ली है प्रॉस्पेक्टस की और उसने विड्रॉ नहीं की। यह है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो कि रिलेट करता है एक्सपर्ट से। इसमें काम की चीजें 2 ही हैं, एक्सपर्ट की डेफिनेशन, उसमें कौन कौन लोग शामिल है, और दूसरा कंडीशन कि अगर हम प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करते हैं किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। ज्यादा अहम कंडीशंस हैं दोनों में से। वैसे हमने कवर हर चीज करनी है लेकिन दोनों में से ज्यादा अहम क्या चीज है? कंडीशंस। तो अब आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसकी रीडिंग कर लीजिए, एंड पे जो 5 रुपए के क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़िए।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? जी, वापस नहीं ली उसने, ठीक है। एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट जब एक दफा दे दी, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस इशू होने तक उसने अपनी कंसेंट वापस नहीं ली। तो वो अपनी कंसेंट वापस लेगा। अगर उसकी इंटेंशन डिफरेंट थी एक्सपर्ट की, तो फिर वो जब उसे पता चलेगा कि जी कंसेंट को प्रॉस्पेक्टस में इशू किया जा रहा है, वो विड्रॉ कर लेगा। तो फिर नहीं, फिर नहीं हो सकता वापस, ठीक है। उसे पहले विड्रॉ करनी चाहिए अगर उसे विड्रॉ करनी है कंसेंट। फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उसे इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शेयर होल्डर होगा, जाहिर है उसका कंपनी में इंटरेस्ट है, वो बाइस्ड हो जाएगा फिर स्टेटमेंट देते हुए। बिल्कुल, एक्सपर्ट को लायबल ठहरा सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है जिसमें हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ये चीज़ है, अगर एक्सपर्ट गलत स्टेटमेंट देता है तो डेफिनेटली उसको हम लायबल ठहरा सकते हैं। उसी तरह अगर कोई डायरेक्टर गलत स्टेटमेंट इंक्लूड करता है, उसको भी हम ठहरा सकते हैं लायबल। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए, ये अभी क्वेश्चन जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 104 है। कह रहे क्वाइट ऑफन ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग पर्सन्स टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन कंपनी कंटेन्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, बाजू का स्टेटमेंट होती है। डिस्क्राइब द टर्म एक्सपर्ट एज एक्सप्लेन्ड इन कंपनीज एक्ट इन द अबव कंटेक्स्ट। एक्सप्लेन कर देंगे इसको। हमने डेफिनेशन में उसको एग्जांपल्स बतानी है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कम और एग्जांपल ज्यादा है कि एक्सपर्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाई करनी है। 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, और 3 मार्क्स के साथ ही उसने पूछ लिया। हम बता देंगे कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी रिटर्न कंसेंट उसने फाइल की हो, और अपनी कंसेंट को उसने विड्रॉ प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाइए कि एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है अपनी और उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की। ऐसा नहीं कि हमने हवाई अपनी तरफ से ही उसकी कंसेंट बना ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी सी केस स्टडी है, क्वेश्चन 11। कहता है मिस्टर अहमद प्लेस द इनिशियल कैपिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कमाल्स कंपनी एंड आल्सो असिस्टेड इन सर्कुलेटिंग द कंपनीज प्रॉस्पेक्टस। वो कहता है मिस्टर अहमद जो था, एक तो उसने फॉर्मेशन में रोल प्ले किया, उसके बाद अभी भी प्रॉस्पेक्टस बनाने में भी उसने हेल्प की, असिस्ट किया। कंपनी विशेस टू इंक्लूड स्टेटमेंट बाय मिस्टर अहमद एज एन एक्सपर्ट रिगार्डिंग ए टेक्निकल इशू। कैन मिस्टर अहमद इशू सच ए स्टेटमेंट? नहीं। अच्छा, सिर्फ क्या यस नो करेंगे या रीजन भी बताएंगे? क्यों नहीं एक्सपर्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हमारा जो आइडियल सोल्यूशन है लॉ में, वो 3 फेजेस में 3 स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं। पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं केस का डिसीजन, और फिर बेसिस ऑफ डिसीजन। लीगल प्रोविजन क्या होगी कि इफ स्टेटमेंट बाय एन एक्सपर्ट इज इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस देन दैट एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। ये हमारी लीगल प्रोविजन। हम उसके बाद डिसीजन देंगे लीगल केस का। डिसीजन क्या है? क्वेश्चन उसने पूछा है क्या मिस्टर अहमद स्टेटमेंट इशू कर सकता है? हम कहेंगे नो। बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे बिकॉज मिस्टर अहमद हैज बीन एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड इन सर्कुलेटिंग कंपनीज प्रॉस्पेक्टस, कि वो कंपनी की फॉर्मेशन में और मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार के साथ हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करनी है? वो कहता है बिल्कुल, आपने रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करना है प्रॉस्पेक्टस को, या जो सप्लीमेंट वगैरह इशू करते हैं उसको। रजिस्ट्रार के पास भी प्रॉस्पेक्टस को फाइल करना है। कब फाइल करना है प्रॉस्पेक्टस को? ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट, ये हम रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कर रहे हैं अप्रूवल के लिए नहीं,
अप्रूवल तो हमने कमीशन से ले लिया है, ये सिर्फ उसके रिकॉर्ड पूरा करने के लिए कि भाई ये हमारा प्रॉस्पेक्टस इशू किया, आपके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए। और ये कॉपी आप पब्लिकेशन प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश या इशू करने से पहले भी सबमिट करवा सकते हैं और उसी दिन भी सबमिट करवा सकते हैं। कहता है ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, चाहे उसी दिन जिस दिन बाकी दुनिया को आपने प्रॉस्पेक्टस इशू किया उस दिन रजिस्ट्रार को भी कॉपी भिजवा दें या उससे पहले भी भिजवा सकते हैं। और ये प्रॉस्पेक्टस साइन करेगा हर डायरेक्टर, हर डायरेक्टर ने इस प्रॉस्पेक्टस को साइन करना है, ठीक है। तो ये फाइलिंग विद रजिस्ट्रार का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि हमने प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी सेंड कर देनी है, कब, ऑन और बिफोर डेट, जो कि डायरेक्टर्स ने साइन की होगी। अच्छा, आईकैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है एक 106, क्वेश्चन नंबर 1 से, ये ऑब्सोलीट कंसेप्ट है, पुराने जमाने में कभी होता था, अब कंपनीज एक्ट आपको पता है रिवाइज हो चुका है, पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस हुआ करता था तो रिवाइज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो गया हमारे लिए, आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। आपको मैंने बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमेशा नहीं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब कोई किसी सब्जेक्ट में रिवीजन आती है, स्टडी टेक्स्ट रिवाइज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन बाज़ औक़ात रिवाइज हो जाते हैं, कुछ रिवीजन होने से रह जाते हैं, ठीक है। जाहिर है आईकैप में भी इंसान काम करते हैं, इंसान से गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है बाज़ औक़ात, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 106 है स्टडी टेक्स्ट रिवीजन हो चुकी है, उसमें सारा मटेरियल बिल्कुल ठीक अप टू डेट है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में कुछ एक क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम है कि उनमें कुछ रिवीजन होने से रह गई है। वो जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ पॉइंट आउट करता जाऊंगा। तो अभी 106 स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक का हमने अटेम्प्ट नहीं करना, ओल्ड है उसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, लाइबिलिटी की तरफ चलें, ठीक है। ये फाइलिंग विद रजिस्ट्रार में सिर्फ कंसेप्ट इतना ही था, एक कॉपी प्रॉस्पेक्टस की रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है ऑन और बिफोर पब्लिकेशन, जो कि साइंड बाय ईच डायरेक्टर होगी। अब आते हैं प्रॉस्पेक्टस लाइबिलिटी की तरफ। ऑफेंस, क्या प्रॉस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपनी या उसके डायरेक्टर्स या एक्सपर्ट कोई जुर्म कर सकते हैं? बिल्कुल जुर्म। प्रॉस्पेक्टस में गलत बयानी करना ये भी एक जुर्म है। प्रॉस्पेक्टस में गलत बयानी ये एक तरह से धोखाधड़ी हो जाएगी लोगों इन्वेस्टर के साथ। वो कहता है लेकिन पहले ये समझ लीजिए हम ऑफेंस किस चीज को कहेंगे। फर्ज कीजिए मैं इसमें ये नहीं कह रहा, ऑफेंस का मतलब सिर्फ यह है कि आपने प्रॉस्पेक्टस में कोई चीज गलत लिख दी। अच्छा, मैंने एक चीज रीवैल्यूएशन करवाई, रीवैल्यूएशन की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 500 मिलियन, मैंने लिख दिया 600 मिलियन। ये मिस स्टेटमेंट है कि मैंने उसको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अच्छा, कंपनी के खिलाफ लीगल केस थे, मैंने कुछ लीगल केसेस को डिस्क्लोज ही नहीं किया, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? अब अगर मेरे से पूछा जाए मैं कहूंगा सर प्रॉस्पेक्टस में तो जो चीजें भी हैं वो सही हैं, ये तो मैंने एक गलत चीज मतलब एक सही चीज थी वो प्रोवाइड नहीं की। तो याद रखें जहां पे झूठ बोलना झूठ होता है वहां पे सच को छुपाना ये भी झूठ है। तो इसीलिए उसने कहा ऑफेंस का मतलब क्या होगा? ऑफेंस का मतलब ये है कि आपने या तो प्रॉस्पेक्टस में कोई चीज गलत प्रोड्यूस की, गलत बयानी की, या किसी सही चीज को छुपा लिया, ओमिशन। एरर भी ऑफेंस है, ओमिशन भी ऑफेंस है। और या आपने इंफॉर्मेशन इंक्लूड की लेकिन वो मिसलीडिंग थे, मिसलीडिंग थे। जैसे हमने कहा कि हमारी कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हम हमेशा लीगल केस जीतते आए हैं। अब इसमें मैं साइलेंट मैसेज ये दे रहा हूं कि ये केस भी हम जीत जाएंगे, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई चैप्टर 21 की जो बुक में केस स्टडीज हैं वो आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट की हैं? आप कहें ऊंची सारी जी सर की हैं, और हल्की सी आवाज में कहें चैप्टर 20 की। अब बताएं, आपने बोला तो सच लेकिन मैं इससे गलत नतीजे पे पहुंच रहा हूं, क्या ये भी ऑफेंस में शामिल होना चाहिए? ये भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। आप स्टेटमेंट ऐसे दे घुमा के कि अगला बंदा गलत नतीजे पे पहुंचे, ये भी गलत है। तो ऑफेंस में एरर भी है, ओमिशन भी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, तीनों में फर्क समझ आ गया?
वो कहता है कि जी अगर आपने प्रॉस्पेक्टस में ये इन तीनों में से कोई भी गलत बयानी की तो आपने जुर्म किया, आपको लायबिलिटी इसकी सजा भुगतना होगी। अब ये जो लायबिलिटी है ये दो तरह की होती है, एक क्रिमिनल लायबिलिटी है, एक सिविल लायबिलिटी है। क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल। क्रिमिनल लायबिलिटी में आपको कोई सजा मिलती है, वो सजा कैद की शक्ल में भी हो सकती है, वो सजा भारी जुर्माने की शक्ल में भी हो सकती है जो गवर्नमेंट को अदा करना होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है, हमारी जो लायबिलिटी जो सजा मिलती है वो क्या होती है, या तो कैद होगी या भारी जुर्माना जो कि गवर्नमेंट को अदा करना है। सिविल लायबिलिटी में भी हमें सजा मिलेगी, लेकिन सिविल लायबिलिटी में जो सजा है उसमें कैद नहीं होती, उसमें जुर्माना जो है वो भी गवर्नमेंट को नहीं अदा करना होता, बल्कि जिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है उसको अदा करना होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी में फर्क, बेसिक कंसेप्चुअली डिफरेंस क्या है, वो कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी का मकसद है जो हमारा रॉन्ग डूअर बंदा है उसको सजा देना। सिविल लायबिलिटी का मकसद है कि जिस बंदे के नुकसान पहुंचा है उसका नुकसान भरना। सिविल लायबिलिटी का मकसद क्या होता है, जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान भरा जाए, इसमें गलत काम करने वाले को सजा देना मकसद नहीं है। जबकि क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है कि उसको सजा देनी है जिसने गलत काम किया। क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, ये दोनों में फर्क। अब देखें, अगर प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, वो कहता है इससे क्रिमिनल लायबिलिटी भी अराइज होती है, सिविल लायबिलिटी भी अराइज होती है। यानी जिसने गलत बयानी की उसको कानून भी सजा देगा, और अगर उसी गलत बयानी की वजह से इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी भरा जाएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि गलत प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया और 200 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी की बेस पे 2 साल सजा काटा है और सब हिसाब बराबर है। कहता है नहीं नहीं, सजा भी मिलेगी, आपको इन्वेस्टर्स का पैसा भी वापस करना पड़ेगा जो आपने गलत बयानी से इकट्ठा किया। अब देखते हैं हम क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है। कहते हैं अगर प्रॉस्पेक्टस में आपने गलत बयानी की, ऑफेंस किया, जो क्या हो सकता है, एरर भी, ओमिशन भी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी, तो यानी इन शॉर्ट हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, आपने जानबूझ के की, तो आपको 3 साल की सजा होगी, 3 साल तक की कैद हो सकती है, या 100 मिलियन रुपीस फाइन हो सकता है, या दोनों। ये अप टू है, अप टू का मतलब यहां तक, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही होंगे। ठीक है, 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट, 100 मिलियन रुपीस फाइन, या दोनों। ये क्रिमिनल लायबिलिटी क्लियर। अब आते हैं सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट हमारा मर्केंटाइल लॉ में भी यूज होगा एक जगह पे। कहते हैं सिविल लायबिलिटी कब अराइज होगी, कब कोई बंदा लायबल होगा कि उसने कंपनसेट करना, जरा गौर से सुनेगा। वो कहता है जब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तब। पहली कंडीशन ये है, सिविल लायबिलिटी राइज होने के लिए जरूरी है कि प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो। अगर प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट नहीं है लेकिन किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की और उसका नुकसान हो गया, क्या कंपनी या डायरेक्टर लायबल हैं? वो लायबल नहीं है उस सूरत में। अगर मिस स्टेटमेंट है तो लायबल है। पहली कंडीशन समझ आ गई? ये सारी कंडीशन पूरी होना जरूरी है कि प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आप डायरेक्टर्स को, कंपनी को, एक्सपर्ट को लायबल करार देना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट पहली कंडीशन। दूसरा, पर्सन, जिस बंदे का नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान भरने की बात हो रही है, रिलाइड ऑन प्रॉस्पेक्टस, उसने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाई किया, एतबार किया, और उस प्रॉस्पेक्टस पे एतबार करते हुए शेयर्स खरीदे, एक्वायर्ड सिक्योरिटीज। अब देखें फर्क सुने, प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, मैंने शेयर्स ही नहीं खरीदे, क्या मैं कंपनी को जाके कह सकता हूं कि भाई मेरा नुकसान भरो? और भाई नुकसान कौन सा, ठीक है मिस स्टेटमेंट है, हमारी गलती भी है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है वो आके हमारे खिलाफ केस करे, तुमने शेयर्स ही नहीं खरीदे, तुम्हें काहे कोई कंपनसेशन दे हम? ठीक है। अच्छा दूसरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बताने लगा,
प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थे। मुझे एक दोस्त ने कहा यार इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ये अभी इन करीब ऊपर जाने वाले हैं। प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, मैंने शेयर्स खरीदे, लेकिन अपने दोस्त की बात पे रिलाय करते हुए, प्रॉस्पेक्टस पे रिलाय करते हुए शेयर्स नहीं खरीदिए। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मुश्किल है थोड़ा। मैंने शेयर्स खरीदे, प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, मैंने शेयर्स खरीदे, लेकिन रिलाय किस पे? प्रॉस्पेक्टस पे नहीं, दोस्त की बात पे। क्या कंपनी मुझे कंपनसेट करेगी लॉस होता है तो? लॉ कहता है नहीं, क्योंकि उस बंदे ने, अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की लेकिन आप धोखे में आए नहीं, वो धोखा नहीं होता। बहुत अच्छी बात कर दी क्या? अच्छा, मुझे खुद नहीं पता चला। तो इसमें वो कह रहे हैं ठीक है उन्होंने धोखा देने की कोशिश की आप, लेकिन आप उनकी बातों में, तो आप तो अपने दोस्त की बातों में आए, तो दोस्त को जाके पकड़ा। भाई ये बात समझ आ गई आपको? प्रॉस्पेक्टस पे रिलाय होना भी जरूरी है। अब सुने, प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, मैंने प्रॉस्पेक्टस पे ही रिलाय करते हुए शेयर्स खरीदे, लेकिन मुझे फायदा हो गया। मैं कंपनी को कहूंगा कि भाई मुझे जरा आपने गलत बयानी की थी तो मुझे जरा कंपनसेशन दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा, नुकसान ही नहीं हुआ। वो कहता है वो धोखा जिससे नुकसान ना हो किसी का, वो भी धोखा नहीं है। धोखे वाली बात पे बड़ा खुश होते हैं आप। चलिए, तो ये चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये ध्यान से सुन लें, ये उसने रिसेंट डेट में पूछा कंसेप्ट कि ये कौन सी चारों कंडीशन, कब कंडीशन पूरी, कब लायबल हो, सिविल लायबिलिटी क्रिएट होगी? सिविल लायबिलिटी क्रिएट होगी जब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, हमने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाय किया, रिलाय करते हुए शेयर्स खरीदे, और शेयर्स खरीदने के बाद हमें नुकसान हुआ। कहता है चारों चीजें साबित कर दें, फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी हाँ भाई आप कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है। हमें इसका मतलब है जब भी किसी कंपनी के खिलाफ हमने केस फाइल करना है, ये चार चीजें पूरी करनी होगी। पूरी कर दी, अब इसके बाद पूरी कर दी, उन्होंने कहा ठीक है जी आप एलिजिबल हैं, आपको कंपनसेशन मिलेगी। अगला क्वेश्चन, कंपनसेशन कौन देगा? डिपेंड करता है एग्जैक्ट केस के ऊपर, सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर। वो लायबल कंपनी भी हो सकती है, ऑफरर या इश्यूअर कह रहा है कंपनी को। ऑफरर या इश्यूअर किसको कह रहा है? क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहा है वो तो कंपनी कर रही है ना, वो डायरेक्टर्स वगैरह तो जाहिर है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए डायरेक्टर्स को एंगेज किया गया। कंपनी या डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर भी लायबल हो सकते हैं, या अदर पर्सन हु साइंड प्रॉस्पेक्टस। अब सुन लीजिए क्या क्या रहा है। मुझे ये बताइए, अगर गलत बयानी की है एक्सपर्ट ने, क्या कंपनी को या डायरेक्टर को कंपनसेट करना चाहिए कि एक्सपर्ट को? इसलिए उसने अदर पर्सन की बात की। अच्छा, अगर एक्सपर्ट ने मिस स्टेटमेंट इसलिए की थी, गलत बयानी इसलिए क्योंकि किसी डायरेक्टर ने कहा था, अब मुझे बताइए एक्सपर्ट को भी, अच्छा उस डायरेक्टर को जो इन्वॉल्व था, ये बाद में केस में साबित होगा कौन कौन सा डायरेक्टर इन्वॉल्व था कौन सा नहीं, हमें उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि एक्सपर्ट भी, अदर पर्सन भी लायबल हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन मुझे बताइए ये जो कंपनसेशन पे की जानी चाहिए, ये कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे जाने चाहिए कि डायरेक्टर की अपनी जेब से? इसीलिए उसने कंपनी को अलहदा कहा, डायरेक्टर को अलहदा कहा। यहाँ पे डायरेक्टर से मुराद डायरेक्टर इंडिविजुअली पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि हमने लायबिलिटी वाले कंसर्न में भी ये पढ़ा था कि जब तक डायरेक्टर अपने लीगल ग्राउंड्स के अंदर, लीगल स्कोप के अंदर रह के काम करेगा, उसकी लायबिलिटी कोई नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो कोई अपने इलीगल कोई एक्टिविटी करेगा तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, वो पर्सनल लायबल होगा। ये वही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया कि डायरेक्टर अगर वो फ्रॉड मिस स्टेटमेंट में मिलता है, जानबूझ के मिस स्टेटमेंट करता है प्रॉस्पेक्टर, तो वो लायबल होगा। और अगर फर्ज कीजिए सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया हो या कंपनी के बेनिफिट के लिए किया गया हो, तो फिर वो कंपनी भी लायबल हो सकती है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कौन लायबल है, ये हमने डिसाइड नहीं करना, ना ही कोई ऐसा केस पूछेगा हमसे कि बताओ इसमें लायबल कौन है। तो अच्छा, लायबिलिटी क्या होगी? लॉस को कंपनसेट करना है। ये नहीं मैंने 5 मिलियन के शेयर्स खरीदे और उसके बाद नुकसान हुआ
मिस स्टेटमेंट की वजह से शेयर की वैल्यू रहेगी 3 मिलियन, तो मैं उनसे जाके कहूँ मुझे 10 मिलियन की कंपनसेशन दे दें, और भाई तेरा जितना लॉस हुआ है उतनी कंपनसेशन मिलेगी। कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ है, जितना एक्चुअल लॉस है वो कंपनसेट कर। या अगर एक्सट्रीम केसेस में वो हम मर्केंटाइल लॉ में पढ़ेंगे, कोर्ट डिसाइड करे कि इसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे दिया जाए जितना नुकसान हुआ है, वो एक अलग बात है जी। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ फैंस इन प्रोस्पेक्टस का, कि अगर प्रोस्पेक्टस देखें उसने सजाएं थोड़ी सख्त की हुई है, लेकिन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है भाई, लोगों की सारी जिंदगी का पैसा लगा हुआ है इसमें। हमने क्या पढ़ा, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, दोनों में फर्क समझ आ गया। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या लायबिलिटी है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 100 मिलियन रुपीज फाइन, या दोनों। सिविल लायबिलिटी में कंसेप्ट 3 हिस्सों में है। पहली चीज, साबित क्या करना पड़ेगा, किन सिचुएशन में सिविल लायबिलिटी राइज होती है, जब साबित हो जाए मिस स्टेटमेंट थी, पर्सन ने, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने रिलाय किया उसके ऊपर, शेयर्स खरीदे, सिक्योरिटीज खरीदी और उसको लॉस हुआ। और रिस्पॉन्सिबल कौन कौन हो सकता है, लायबल कौन कौन हो सकता है, एवरी ऑफर और इशूअर, एवरी डायरेक्टर और अदर पर्सन। अदर पर्सन एक्सपर्ट की तरफ इशारा कर रहा है। और लायबिलिटी क्या होगी, लॉस को कंपनसेट करना जी। अब आपके पास 5 मिनट हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 की रीडिंग कीजिए और एंड में पास पेपर के क्वेश्चन भी पढ़िए। खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के बताइए समझ आया कि नहीं। केस के फैक्ट से ये वकील साबित करते हैं। केस के फैक्ट्स से वकील साबित करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रोसीजरल स्टेप है, इस तरफ हमने नहीं जाना। एक मिनट है बस, एक मिनट है क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के वाले से, 1 बाय 1 जी। उसके बाद इशू हो जाता है, उसके बाद उसकी कंसेंट से नहीं किया गया, उसके ऊपर स्टेटमेंट। देखिए अव्वल पहली चीज तो ये कि हमारे सब्जेक्ट में जितनी चीजें शामिल हैं हम उतनी क्लास में डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में आता है जो कि इससे हटके है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो मैं ओपिनियन दूंगा वो मेरी कॉमन सेंस जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसकी बेस पे है,
वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, सर अगर हम एक्सपर्ट की स्टेटमेंट के बगैर, एक्सपर्ट की कंसेंट के बगैर उसकी स्टेटमेंट अपने प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड कर दें और उसकी बेस पे पैसा इकट्ठा कर लें, तो उसके बाद डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी होगी या एक्सपर्ट लायबल होगा कि नहीं। तो जो हमारी इस सब्जेक्ट की कॉमन सेंस है वो ये बताती है कि इस सूरत में एक्सपर्ट को लायबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने रिटर्न कंसेंट दी नहीं, फ्रॉड तो किया डायरेक्टर्स ने, तो डायरेक्टर्स ही लायबल होंगे। ठीक है, लेकिन ये कहीं मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ नहीं आपको बता रहा, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस पे बता रहा जी। और की क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जी अलॉटी ऑफ शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी हैज सर्व्ड एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। वो कहते हैं आपने प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट इंक्लूड की। डायरेक्टर्स कंटेंट दैट द एरर वर नॉट डेलिब्रेट एंड वर मेड इनएडवर्टेंटली। वो कहता है कि जी हमने बस वो अब अनजाने में हो गया, हमारी कोई इसमें कोशिश, जानबूझ के हमने गलती नहीं की। कह रहा डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन में बताइए डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या होगी। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये कंसेप्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुआ कंपनीज एक्ट में, लेकिन इससे पहले जो कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था उसमें स्पेसिफिकली डिस्कस किया था उसने कि अगर अनजाने में प्रोस्पेक्टस में गलती हो जाए उसके लिए डायरेक्टर लायबल नहीं है। लेकिन जाहिर है अब वो हर सिचुएशन में यही कहेंगे, तो एग्जैक्टली कब अनजाने में गलती हुई, कब जानबूझ के गलती की गई, ये वकील साबित करेंगे। हमने जो रूल पढ़ना वो क्या है कि अगर डायरेक्टर से अनजाने में गलती हो जाए, मिस स्टेटमेंट हो जाए प्रोस्पेक्टस में, इसके लिए वो लायबल नहीं होते। अब ये केस के फैक्ट से पता चल जाता है। जैसे उस मैं पढ़ा था केस कि किसी ज्वेलरी शॉप पे वो कोई बच्ची छोटी थी 5-6 साल के साथ, उसके साथ कोई बड़ा बंदा भी था, कोई खातून भी थी। तो छोटी बच्ची ने जो है वो हार जो है वो उठा लिया और छुपा लिया उसको, और बाहर निकलने लगे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और जो बड़ी जो थी खातून उनको भी उन्होंने बिठा लिया। उन्होंने कहा जी आप भी चोरी कर। उन्होंने कहा देखे बच्ची है, बच्ची ने गलती से जो है इसको उठा के जेब में रख लिया है, अब इसमें हमारी कोई इंटेंशन तो नहीं थी चोरी करने की। वो कहने कि नहीं, अगर बच्ची ने इंटेंशन के बगैर चोरी करनी होती बच्ची, तो वो कोई चॉकलेट उठाती, कोई टॉफी, इस तरह की चीजें उठाती, हार से उसे क्या गर्ज है। और फिर जब बच्ची बच्चा जब कोई चमकती चीज देख के अट्रैक्ट होता है तो उसको पकड़े, उसको देखता है, फॉर एग्जाम्पल वो पहन लेती उसको या उसको दिखाती। ये छुपाना ये जरूर आपने इसको सिखाया हुआ है, पकड़ लिया उनको। तो अब ये देखिए इस तरह वकील लोगों का यही काम होता है कि वो फैक्ट से, हर बंदा यही कहेगा मेरी इंटेंशन नहीं थी, वो फिर फैक्ट से अंदाजा लगाते हैं कि इस बंदे की इंटेंशन थी कि नहीं थी। ठीक है, बहरहाल तो हम उस तरफ डिटेल डिस्कशन प्रोसीजर इशू की तरफ नहीं जाते। तो इसमें अगर इंटेंशन थी डायरेक्टर्स की तो वो फिर लायबल होंगे, वरना लायबल नहीं होंगे। हाँ, इसमें चूंकि क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा है तो हम मजीद ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इंटेंशन थी भी तो भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये चीजें साबित करनी पड़ेगी। अगर ये चीजें साबित होती हैं फिर लायबल होंगे हम, वरना नहीं। अदर पर्सन में वो कह रहे हैं हाँ कोई भी आ सकते हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में हिस्सा लिया हो। वो नॉर्मली अदर पर्सन एक्सपर्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है, क्योंकि जो मेजर पार्टीज होती हैं प्रोस्पेक्टस में वो डायरेक्टर्स के अलावा एक्सपर्ट है। नहीं, कमीशन का क्या, कमीशन ने अप्रूव कर भी दिया, वो इस बात का थोड़ी होती है अप्रूवल कि जी ये बिल्कुल ठीक है और मैं गारंटी देता हूं इसमें कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार हूं। कमीशन ये जिम्मेदारी नहीं देते। ठीक है जी। आप लोग अगर वो कोई मैट्रिक का या एफए का गलत सर्टिफिकेट टीचर के पास ले आते हैं, सर टेस्ट कर दें इसको, वो टीचर फर्स्ट कीजिए इसको टेस्ट कर देता है, बाद में आप कोई जॉब करते हैं वहां पे कोई बंदा, किसी की बात कर रहा हूं, तो वहां पे कोई गलत, तो क्या टीचर लायबल होगा? नहीं भाई, कोई टीचर लायबल नहीं होगा। हम सिर्फ टेस्ट करते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद हो सकता है वो गलत। हमने कोई फोरेंसिक ऑडिट थोड़ी किया होता है उस डॉक्यूमेंट्स का। चलिए आज का अच्छा क्वेश्चन 13 समझ आ गया कि नहीं ये बताइए। 13 सबसे आगे। चलिए, बी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो लायबल होगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह।